बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंग का तूफ़ान खलीज कुल्ज़म की तरफ चल पड़ा है। अमेरिका ने बाकायदा जंग का तबल बजा दिया है और यमन के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जहां 15 ममालिक के 44 जहाज़ खलीज अदन पहुंच चुके हैं, अदन की बंदरगाह के कुछ नीचे जुनूब में, और अमेरिका का एक बड़ा बहरी बेड़ा कह लीजिए, बेड़ा तो नहीं, बेड़े से ज़रा छोटा यूनिट है, USS कार्ल विंसन स्ट्राइक ग्रुप 1। इसके जहाज़ सिंगापुर से हंगामी तौर पर उनको हुक्म दे दिया गया है कि वो खलीज अदन पहुँचें, और वो कल रवाना हो गए हैं और 2-4-3 दिन तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसके बाद वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अमरीकी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने यमन पर हमले के लिए समरी तैयार कर ली है, जो सदर बाइडन को भेजी जाएगी, और उस पर दस्तखत के बाद कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। और गज़ा की जंग में 11 मुल्कों के सिपाही इसराइली फ़ौज के शाना बशाना गज़ा के हमस वालों से लड़ रहे हैं, उसकी तफसील है। और फिर जो मिलिट्री अलायंस बना है उसमें बहरीन की नेवी भी शरीक होगी। ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है कि बहरीन की नेवल फोर्स कितनी है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और फिर शाम में कुछ हो रहा है, वहाँ अल-कुनैतरा के इलाके में हिजबुल्लाह ने और ईरानी मिलिशिया ने कत्लेआम शुरू कर दिया है। वहाँ झड़पें हो रही हैं और तकरीबन हिजबुल्लाह के 4 कमांडर और मर्सनरीज़ और इसके अलावा शामी फ़ौज का एक ब्रिगेडियर जनरल इन झड़पों में मारा गया है। इसकी तफसील है। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं तबले जंग से कि बाकायदा पेंटागन ने एक समरी तैयार कर ली है, जिसमें यमन के हौसियों पर, उनके ठिकानों पर बमबारी की जाएगी, और इस बमबारी के लिए अहदाफ का तयन भी कर लिया गया है। अब यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है कि यमन के हौसी अमेरिका को कितनी देर रोक सकते हैं, या अमेरिका कितनी मुद्दत में अपने हदफ हासिल कर सकता है, और इसके नतीजे में क्या बहरान फैलेगा। क्योंकि फ़्रांस की वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है कि गज़ा की सूरत हाल जो है वो इलाकाई बहरान की तरफ बढ़ रही है, जिस पर हमें तशवीश है। तशवीश क्या है? वो तो इस जंग में इसराइल का इत्तेहादी और इसराइल का साथ दे रहा है। तो सिंगापुर में अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप 1 USS कार्ल विल्सन, ये एक, इसमें बहुत सारे तैयारा बरदार जहाज़ हैं, बहुत सारे फाइटर जहाज़ हैं, और इन सब को ये सब कल सिंगापुर से हंगामी तौर पर रवाना हुए हैं, और ये 2-4 दिन में यमन तक पहुंचेंगे। यमन में 44 जहाज़ 15 मुल्कों के मौजूद हैं, और इन ममालिक में बेशतर यूरोपीय मुल्क हैं। 44 छोटे बड़े जहाज़ ये बाबुल मंदिब के नीचे मौजूद हैं, और किसी भी दिन ये इसको क्रॉस करके, इस आबनाए जो बाबुल मंदिब है, इसको क्रॉस करके जनूबी यमन के साहिलों के आसपास ये तैनात हो जाएंगे। और इसके बाद यमन के खिलाफ, शुमाली यमन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिसके नतीजे में नहर स्वेज़ बंद करना पड़ेगी, बल्कि वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जब इतने सारे जहाज़ और बहरी बेड़े वहाँ मसरूफ़ जंग होंगे, तो फिर खलीज कुल्ज़म में जो रही सही समुद्री ट्रैफिक है, जो दूसरे मुल्कों की है, जो हौसियों के निशाने पर नहीं है, वो भी बंद हो जाएगी। और नहर सुएज़ की बंदिश के नतीजे में जहाँ दूसरे मुल्कों को इक़्तिसादी नुकसान पहुँचेगा, वहाँ सबसे ज़्यादा मिस्र की मईशत मुतासर होगी। क्योंकि मिस्र की मईशत का सबसे बड़ा सहारा नहर सुएज़ है, दूसरे नंबर पर टूरिज़म है, इंडस्ट्री का तो वहाँ खाता ही गुल है। इसलिए 2 ही चीज़ें यानी ये मिस्र को ज़र मुबादला फराहम करती हैं, एक ये नहर सुएज़, और जिसमें से बेशुमार जहाज़ गुजरते हैं, और फिर दूसरी टूरिज़म। तो जो मिलिट्री अलायंस का ऐलान किया गया है उसमें जनाब बहरीन शामिल है, बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, फ़्रांस है, और इटली है, इराक़ है, हॉलैंड है, नॉर्वे, सीशेल्स आइलैंड्स और स्पेन। ये ममालिक हैं जो एक नया मिलिट्री अलायंस, जिसमें ये सारे जहाज़ अपनी अपनी नेवल फोर्स भेजेंगे। तो इसमें जो सबसे दिलचस्प और अनोखा और ख़तरनाक मामला है वो है बहरीन का। बहरीन एक छोटा सा जजीरा है, जिसकी कुल आबादी 12-15 लाख से ज़्यादा नहीं है, और इस छोटे से जजीरे, जिसकी आबादी पाकिस्तान के औसत साइज़ के ज़िले की आबादी के बराबर है,
तो वहाँ उसके पास आप सोचते होंगे कि उसके पास कितनी नेवी होगी। ये सऊदी अरब के साहिल से चंद मील फासले पर है और सऊदी अरब ने बहरीन के साथ राब्ता मिलाने के लिए कुछ अर्सा पहले एक सड़क बनाई थी जिसको काजवे कहा जाता है, यानी वो समुंदर में पत्थर मिट्टी डालकर एक रास्ता बहरीन तक बना लिया था, जिसके नतीजे में बहरीन जो है अब वो एक अलग थलग जजीरा नहीं है बल्कि खुशकी से मिल गया है। तो बहरीन के पास जो नेवल फोर्स है, नाज़रीन कराम, आपको हैरत होगी कि उसके पास सिर्फ एक फ्रीगेट है, सिर्फ एक, और चंद पेट्रोलिंग कश्तियाँ हैं जो ज़ाहिर जंग में काम आने के लिए नहीं हासिल की गई, बल्कि उनका मकसद साहिल पर जो गैर कानूनी इंट्रूडर होते हैं, तारकीन वतन या स्मगलर या किसी भी तरह के गैर कानूनी काम की नीयत से बहरीन में दाखिल होने की कोशिश करने वालों को रोकना है या किसी मुजरिम का फरार रोकना हो तो उसके लिए पेट्रोलिंग कश्ती होती हैं। ये जंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती और सिर्फ एक फ्रीगेट है। तो एक फ्रीगेट की मदद से बहरीन जो है वो इस मिलिट्री अलायंस में क्या करने वाला है। तो यहाँ मसला ये है कि बहरीन एक पर्दा है और इस पर्दे की आड़ में दो कम से कम या 3 अरब मुल्क जो यमन के भी पड़ोसी हैं और सऊदी अरब के भी पड़ोसी हैं, बल्कि यूँ कहिए कि बहरीन, अमारात, सऊदी अरब, इनके बारे में और उर्दन भी, ये 4 मुल्क जो हैं इनके बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है आलमी सिफारती हलकों में कि इनकी नेवी के जहाज़, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, ये जहाज़, इन पर बहरीन की नेवी का कलर पेंट किया जाएगा और पेंट करने के बाद ये जहाज़ खलीज अदन में यानी बाबुल मंदिब में ये पहुंचेंगे और यमन पर हमले में इस्तेमाल होंगे और साथ ही ये उन जहाज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अदा करेंगे। जहाज़ों की हिफाजत क्या होगी जब जंग छिड़ जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जहाज़ जो हैं यमन पर हमले में इस्तेमाल होंगे। तो इन मुल्कों ने अवामी रद्द अमल से बचने के लिए, ये सिफारती मुबस्सिरों का कहना है कि अवामी रद्द अमल से बचने के लिए कि हम तो यमन पर हमले में शरीक नहीं हैं और यमन को इस बात का मौका ना दिया जाए कि वो इस हमले की जवाब में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्योंकि सऊदी अरब तो ये कहेगा कि हमारा तो कोई जहाज़ नहीं है, तो सब बहरीन के जहाज़ हैं। तो ये शुबा की हद तक बात है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये शुबा जो है ये कितना वज़नी है और कितनी हकीकत है, क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि बहरीन के खासे जहाज़ वहाँ इस जंग में शरीक होंगे और इस जंग में इसका फ़ायदा सऊदी अरब को इसलिए नहीं हो सकता अगर वो इसमें शरीक होता है, इसलिए कि ये बात छुपी नहीं रहेगी सिफारती हलकों में। तो अभी से ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि कितने कितने जहाज़ कौन कौन सा मुल्क भेजेगा, और उर्दन भी। और उर्दन की हाशमी सल्तनत जो है, आप जानते हैं कि ये जब से बनी है ये यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगी हुई है। इसराइल से बाहर फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा कत्लेआम उर्दन में हुआ था जब शाह हुसैन ने एक ही हफ्ते में 25,000 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए थे और बाकी को भगा दिया था। कुछ लबनान चले गए, कुछ शाम चले गए और फिर कुछ यूरोप चले गए और कुछ मर खप गए। तो ये उर्दन की सूरत हाल है, बाकी मुल्कों की सूरत हाल भी आप समझते हैं। और ये अगर ये पर्दा है तो इसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि यमन के हौसियों ने जो ऐलान किया है वो ये है कि अगर किसी ने भी यमन पर हमला किया तो हम सऊदी अरब पर जवाबी हमला करेंगे, उसकी आयल की तनसीबात सारी उड़ा देंगे, क्योंकि वो हमारे निशाने पर हैं। और ये तनसीबात हैं सऊदी अरब के जाजान के साहल पर, हिजाज के साहल पर, जहाँ हौसी अपने मिज़ाइल फेंक सकते हैं। हौसियों के पास खासे मिज़ाइल हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि हौसियों के पास दूर मार, दरमियानी मार और मुख्तसर फासले की मार करने वाले मिज़ाइलों की बहुत बड़ी तादाद है और ड्रोन तैयारों की भी तादाद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यमन इस मुत्तहदा यलगार का मुकाबला कितनी देर तक कर सकेगा और अमेरिका क्या सिर्फ बमबारी पर इक्तफा करेगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि महज बमबारी से नताइज नहीं निकलते, आखिरकार ज़मीनी फ़ौज को उतरना पड़ता है, फिर कहीं जाकर मसला हल होता है। इराक़ में भी ऐसा हुआ और अफ़गानिस्तान में भी ऐसा हुआ। तो बहरहाल पहले मरहले पर तो ये बमबारियाँ होंगी। इन बमबारियों के बारे में कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, वो ये कि हौसियों की तनसीबात इस बमबारी से मुतासर तो होंगी, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम होगी, इसलिए कि हौसियों ने अपने मिज़ाइल पहाड़ों की जो आगे की तरफ उभरी हुई चट्टानें होती है जिनको क्लिफ़ कहते हैं, उन क्लिफ़ के नीचे हैं, वहाँ इनके सेलोज़ हैं, वहाँ इनके मिज़ाइल छुपे हुए हैं।
तो उन चट्टानों पर बमबारी करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उन मिज़ाइलों के अड्डों की ठीक ठीक निशानदही ड्रोन तैयारे, अमेरिका के जासूस तैयारे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तनसीबात अगर बरसरे ज़मीन हो तो फिर उनकी जासूसी मुमकिन है, और रिजेस के नीचे और क्लिफ्स के नीचे अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं तो उनकी निशानदही मुमकिन आसान नहीं। इसलिए ये बमबारी जो है वो ज़्यादातर तबाही फैलाएगी शहरी आबादियों में। मसलन वो कहेंगे कि जहाँ पर वजारत दिफा का हेडकोार्टर है, जहाँ पर हौसियों की पार्टी जो अंसारुल इस्लाम उसका नाम है उसका हेडकोार्टर है, यहाँ फलाना वज़ीर रहता है, यहाँ फलानी फैसिलिटी है, तो उसको बमबारी करेंगे और नतीजे में शहरी इलाकों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह इराक़ में इन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी की बज़ाहिर, लेकिन उसकी जद में इराक़ी शहरी इतने ज़्यादा आए कि मुख्तलिफ़ रिपोर्टों के मुताबिक कई लाख अफराद इन बमबारियों में हिलाक हुए। एग्जैक्ट तादाद किसी ने आज तक बनाई नहीं। इराक़ में कुछ ग्रुपों का दावा है कि 5 लाख के करीब लोग मारे गए, लेकिन ये तो तय है कि तादाद लाखों में है, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 1.5 लाख हो, चाहे वो 3 लाख हो। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी बमबारियों से लाखों अफराद मारे गए, एग्जैक्ट तादाद वहाँ भी किसी के पास नहीं है। तो यमन तो निस्बतन छोटा मुल्क है, अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी छोटा है, 3 गुना छोटा है, और इराक़ से भी इतना ही छोटा बल्कि इससे ज़्यादा छोटा है। कुल 1 करोड़ की आबादी है, बल्कि इससे भी कम। और ये सारा पहाड़ी इलाके हैं, और पहाड़ी इलाकों में 5-7 शहर बड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा शहर सनआ है और दूसरा बड़ा शहर अल हुदैदा है जो बंदरगाह भी है। तो वहाँ ये तबाही मचाएंगे, बमबारी करेंगे, और हौसी जो है वो मिज़ाइल दागते रहेंगे। उनकी मिज़ाइल दागने की सलाहियत इस बमबारी से मुतासर नहीं होगी। लेकिन वो कितना अर्सा मुकाबला कर सकेंगे हम ये नहीं कह सकते, इसलिए कि इस हवाले से जो अंदाजे हैं वो कई मरतबा बड़े बुरी तरह गलत साबित होते हैं। मसलन जब ये इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गज़ा में बमबारियों पर मुहित, तो पहले 2 दिन की बमबारी को देखकर दुनिया भर में ये राय थी, और ख़ुद हमें भी यही नज़र आ रहा था कि ये हमास के जो लोग हैं ये 2-3 दिन से ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं कर सकेंगे। 2-3 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और गज़ा पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि आज तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने मुकम्मल हो गए और तीसरा महीना भी आधा तकरीबन हो गया, यानी कि 2.5 महीने से इसराइल की बमबारी और ज़मीनी जलगार जारी है। लेकिन वहाँ अभी तक ना तो वो हमास को कोई काबिल ज़िक्र नुकसान पहुँचा सका है, और ना ही गज़ा पर अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर चुका है। हालांकि गज़ा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक खंडरात के एक सिलसिले में बदल गया है। हर रोज़ बमबारी होती है, दिन में 4-4 बार कत्लेआम होता है। और स्विट्ज़रलैंड के एक तंजीम ने कहा है कि 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि वहाँ गज़ा और इसराइल के अंदर से जो इतलात आ रही हैं वो तो 19,000 की है। लेकिन हकीकत में 25,000 से भी ज़्यादा तादाद में लोग शहीद हुए हैं, और हज़ारों 10,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए हैं, और ज़ख्मियों की तादाद बच्चों समेत 60,000 से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। जो 2.5 महीने में किसी जगह आम शहरी इलाकों की इतनी बड़ी तादाद किसी भी जंग में 2.5 महीने के अंदर अंदर नहीं हुई। ये गज़ा का वाक़या अपनी जगह संगीन है। अच्छा, दूसरा हिस्सा है वो इस बात का कि अमेरिका कितनी देर बमबारी करेगा। ज़ाहिर है बमबारी के नताइज जैसा कि हम जानते हैं कि उस तरह के नहीं निकलेंगे, हौसी मिज़ाइल दागते रहेंगे। और जब 44 ये जहाज़ पहले से मौजूद है और मज़ीद जहाज़ आएंगे, जितने ज़्यादा जहाज़ आएंगे हौसियों के मिज़ाइलों के लिए टारगेट उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 4 मिज़ाइल मिस होंगे तो 2 मिज़ाइल हिट भी होंगे। कल शाम को भी उन्होंने एक इसराइली ताजर का एक बड़ा जहाज़ तबाह किया है, जिसके बाद ज़ाहिर है ये सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और अमेरिका की तशवीश में इजाफा हो गया है। तो जब ये रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो फिर अमेरिका ये ऐलान करेगा कि अब चूँकि ये हौसी ख़तरा है, ये टला नहीं है, तो इसके लिए हम अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे। और ज़मीनी फ़ौज सारी अमेरिका की नहीं होगी, उसमें यूरोपीय यूनियन होगी, उसमें वो अरब मुल्कों से भी कहेगा कि वो भी सहूलतें दें। तो फिर ये ज़मीनी फ़ौज जब कब्ज़ा करेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़मीनी फ़ौज कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के पास ज़मीनी कब्ज़े के लिए जो हथियार हैं उनका मुकाबला हौसी नहीं कर सकते, बल्कि मेरा ख्याल है दुनिया का कोई भी मुल्क उनका मुकाबला नहीं कर सकता।
तो वहाँ गुरिल्ला वारफेयर होगी, एक लंबी खून रेजी वहाँ पर शुरू हो जाएगी और इस दौरान नहर स्वेज़ भी बंद हो चुकी होगी। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए क्योंकि नहर स्वेज़ का इन्हिसार बाबुल मंदी पर है और अगर वहाँ जंगी जहाज़ जमा है तो फिर कौन पागल होगा जो वहाँ से जहाज़ गुजारेगा। और फिर ये रियासती सतह पर ये ऐलान किया जाएगा कि नहर स्वेज़ जब तक ख़तरा टल नहीं जाता बंद रहेगी और इसका मिस्र की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और सऊदी अरब की मईशत भी मुतासर होगी। इसलिए मुतासर होगी कि सऊदी अरब जो तेल एक्सपोर्ट करता है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा 50% से ज़्यादा हिस्सा हिजाज और जाजान और नजरान के साहिलों से होकर जाता है। वहाँ से, वहाँ की बंदरगाहों से, वहाँ की टर्मिनल से ये तेल रवाना होता है जहाज़ों पर। तो जब ये नहर स्वेज़ बंद हो जाएगी तो फिर ये तेल वहाँ यूरोपीय मुल्कों में नहीं जा सकेगा। सिर्फ मशरक़ की तरफ जो इनका साहिल लगता है सऊदी अरब का, नजद का साहिल जो है, वहाँ से तेल बरामद होता रहेगा। और वहाँ भी अगर ईरान ने कोई इक़दाम किया, ईरान वहाँ कर सकता है क्योंकि वो जो नाका है ओमान के साहिल का, हरमुज़ की स्टेट जिसे कहते हैं आबनाए हरमुज़, वो बंद कर सकता है ईरान। और जब ईरान उसे बंद करेगा तो तनाज़ा जो है उसको, उसका दायरा फिर खलीज फ़ारस तक फैल जाएगा। ये एक बड़ा भयानक नक्शा है। अब खुदा जाने कोई इसमें कोई रास्ते में बीच में मोर्जा हो जाए तो अलग बात है। तो ये एक दुनिया इस तरह, जब गज़ा की जंग शुरू हुई थी तो किसी को भी ख्याल नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा तनाज़ा बन सकता है जो कि अब बन गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल में अब तक जो हमास के लड़ाका सिपाही हैं उन्होंने 900 से ज़्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की हैं। 2 दिन पहले की जो तादाद है वो है 896। इस गिनती में इजाफा हुआ है पिछले 2 दिन में। 20 से ज़्यादा टैंक इन 2 दिनों में तबाह किए गए हैं। तो ये 896, ये गोया कि 900, 15-16 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और ये जिन गोलों से ये टैंक तबाह किए जाते हैं उनकी मार्क इस तरह की होती है कि टैंक पूरे का पूरा 1 सेकंड में आग के शोलों की लपेट में आ जाता है और फिर जब तक उसका जलने के काबिल हिस्सा सारे का सारा जल नहीं जाता वो आग बुझती नहीं है। और हर टैंक के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं, 3 तो खैर नहीं होते, 4 होते हैं या 5 होते हैं, वो सारे के सारे अंदर ही भस्म हो जाते हैं। तो ये इसराइल का एक बड़ा नुकसान है। और इसराइल के एक अखबार हार्ट्ज़ ने लिखा है कि रोज़ाना दर्जनों फ़ौजी महाज़ जंग से यानी गज़ा से लाए जाते हैं इस हालत में कि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका होता है। और वहाँ फिर फैसिलिटीज़ जो मेडिकल इनकी हैं इसराइल के अंदर अशाराए नक़ब के ऊपर, वहाँ इनको ले जाया जाता है ताकि इनकी दिमागी बहाली या इनका इलाज हो सके। तो ये ख़बर इसराइल के लिए एक बड़ी तशवीशनाक है। इसके लिए कुछ वबाओं के फैलने की भी ख़बरें आपने पढ़ी होंगी। उन वबाओं के नतीजे में भी रोज़ाना कुछ फ़ौजी मर भी रहे हैं और इस हालत में भी पहुंच रहे हैं कि फिर वो जंग नहीं लड़ सकते, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। ये इसराइल का नुकसान है। इसके अलावा 20 टैंकों के अलावा 12 फ़ौजी इसराइल के इन्होंने एक ही मार्के में हिलाक किए हैं गज़ा में कल। तो ये तो वहाँ की जंग की सूरत हाल है। तो नाज़रीन, एक दिलचस्प या तशवीशनाक या अफसोसनाक खबर ये भी है कि दुनिया के 15 ममालिक के सिपाही, वो जो अलायंस बताया था ना मैं, उससे हटकर 15 मुल्कों के सिपाही इसराइल में गज़ा में इसराइली फ़ौजों के शाना बशाना गज़ा के हमास वालों से जंग लड़ रहे हैं। इनमें भारत के 1720 फ़ौजी भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा फ़ौजी फ़्रांस के हैं 3804, बरतानिया के 3142, अमेरिका के 2584, जर्मनी के 2050, भारत के 1720, इटली के 1653, एथियोपिया के 1580, जनूबी सूडान के 1462 और इनके अलावा 1000 से कम सिपाही हैं स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन, अल सल्वाडोर, होंडुरास, कनाडा, अर्जेंटाइन, इराक और थाईलैंड। ये बाकायदा फ़ौज के फ़ौजी नहीं हैं बल्कि ये हासिल किए गए हैं जिनको हम कहते हैं मर्सनरीज। और इनके पीछे गवर्नमेंट की इजाज़त होती है क्योंकि गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ये नीम मलेशिया किस्म के लोग भर्ती नहीं किए जाते। और इसमें आप ये बात जहन में रखें कि इनमें एक मुल्क जो है वो इराक भी है जिसके 114 फ़ौजी हैं, थोड़े हैं लेकिन यानी 114 फ़ौजी। और भारत के मैंने बता दिया कि
उनकी तादाद 1720 है। ये मर्सनरीज इन जंग में लड़ रहे हैं, तो ये तादाद मिल मिलाकर 15-16 हज़ार बन जाती है। और 15-16 हज़ार फौजी इसराइल की अपनी रेगुलर आर्मी के अलावा इसराइल को तलब करने पड़ गए हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हमास की मुज़ाहमत की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, बहुत अंदाज़ों से ज़्यादा है उनकी मुज़ाहमत। और इस दौरान जो माली नुकसान हुआ है वो तो इसराइल को अरबों डॉलर का पहले ही हो चुका है। अब ये खलीज कुल्ज़म, बहरा कुल्ज़म के मामले में जो नुकसान हुआ है वो भी कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसराइल की जो समुद्री कंपनियां हैं जहाज़ रानी की, बंदरगाहों की, जिनकी ज़ाहिर है बहुत सारी इमारतें ग्राउंड पर होती हैं, बंदरगाहों पर होती हैं, तो वहाँ से अमले की छांटी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन कंपनियों के बजट में एकदम 25% का खसारा ये चंद दिनों में हो गया है। और ये मामला तूल पकड़ा तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल को कितनी ज़्यादा भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो मैकडोनल्ड है, इसने इसराइली फ़ौजियों के लिए अपनी बर्गर की सप्लाई डबल कर दी है और अब गोया कि वो उस बाइकाट का इंतकाम ले रहा है जो मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये है इसराइल की और गज़ा की सूरत हाल। इसमें कई खबरें और हैं लेकिन फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो मुख्तसर ज़िक्र हमने करना है शाम का, जहाँ अल-कुनैतरा जो इदलीब के मशरक़ में एक शहर है, वहाँ हिज़्बुल्लाह और ईरानी मिलिशिया ने कत्लेआम शुरू किया है। शामी फ़ौज उनके साथ है, लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मोहल्लों के मोहल्ले गिराए जा रहे हैं। तो वहाँ जो मुज़ाहमत हो रही है उसमें हिज़्बुल्लाह के जो 4 कमांडर और सीनियर अफसर, यानी कमांडर से नीचे जो अफसर होता है वो उस तरफ, इनका फ़ौज का रैंक तो नहीं होता, अली अम्माद मूसा, नेमत सरूर, अहमद हुसैन अलहाज अली और मोहम्मद हसन जाफ़र मक्की, ये 4 उनके मारे गए हैं। और शामी फ़ौज का एक ब्रिगेडियर जनरल हुसैन नवान मारा गया है। अब तक जो हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी इसमें मारे गए हैं उनमें से 93 या 94 की तस्वीरें वहाँ की तहरीक मुज़ाहमत ने जारी की हैं। ये इदलीब का एक सूबा है जो मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है और शामी फ़ौज इस पर कब्ज़े के लिए जंग लड़ रही है, जिसका उसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीरें, और फिर शाम में अस्सवैदा के शहर में भी बगावत हुई है। वहाँ बशार उल असद के वालिद हाफिज़ उल असद के बड़े बड़े वो लगे होते म्यूराल, तस्वीरें, बड़े बड़े बिल बोर्ड, यानी कई मंजिला, उनको गिरा दिया गया है। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपना जनीवा का दौरा मनसूख कर दिया। वहाँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहा था, लेकिन एहतजाज हुआ, वहाँ की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने और दूसरी तंजीमों ने ऐलान किया कि हम इन पर मुकदमा चलाने का ऐलान करेंगे और एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, जिससे खाइफ होकर मौसूफ ने दौरा मुलतवी कर दिया है। और वजह यह है कि ये इब्राहिम रईसी वो शख्स है जिसने ईरान की जेलों में बंद 15,000 कैदी एक ही दिन में कत्ल कर दिए थे खसूसी अपने आर्डर के ज़रिए। और कई जेलों में ये खुद गया कत्लेआम की निगरानी करने के लिए। ये तारीख़ इंसानी के बड़े कातिलों में से एक कातिल गिना जाता है। और ये जो कैदी थे ये कोई अखलाकी जराइम के, फौजदारी जराइम के कैदी नहीं थे कि चोरी चकारी जेब तराशी, उनको भी सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। ये कैदी थे जो यानी किसी दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, किसी दूसरी कौम से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, सब के सब ईरानी थे। लेकिन वो मौजूदा रजीम जो है उसके ख़िलाफ़ जमहूरी जद्दोजहद कर रहे थे, सड़कों पर आकर मुजाहरे कर रहे थे। आपके इल्म में है कि ईरान में सड़क पर आकर कोई भी शख्स अगर नारा लगाए हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उसे सज़ाए मौत दी जाती है। और अगर कोई ख़ातून बरसरे आम आकर दुपट्टा उतार दे तो उससे भी सज़ाए मौत दी जाती है। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। अब देखिए अगले चंद दिनों में यमन की जंग भड़क उठी तो उसका नतीजा आलमी कसाद बाज़ारी की सूरत में भी निकल सकता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी गुज़रगाह समुंदरी जब इस तरह की जंग की लपेट में आएगी तो उसके माशी नुकसानात जो हैं वो मामूली नहीं होंगे, वो मामूली से हटकर गैर मामूली होंगे। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई की लहर आएगी, ख़ास तौर पर तेल के हवाले से, तो उसकी लपेट में पाकिस्तान जैसे कई कमज़ोर मुल्क जो पहले ही जाम बलब हैं इस महंगाई के हवाले से, वो मज़ीद मुसीबतों का शिकार हो सकते हैं। हाँ, चलते चलते ये खबर है कि मलेशिया की वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने मलेशिया की बंदरगाहों पर
इसराइली जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी इसलिए है कि वो इसराइल के सारे जहाज़ मलेशिया ही नहीं जाते, बल्कि जिन जहाज़ों ने चीन जाना है, जापान जाना है, वियतनाम जाना है, सिंगापुर जाना है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उन्होंने मलेशिया के पास से, मलेशिया के साहल पर, वहाँ भी बाबल मंदब की तर्ज पर एक छोटा सा नाका है जिसको मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। 2 मील चौड़ी है और उसमें से जहाज़ निकलकर, 2-3 मील चौड़ी है, उसमें से जहाज़ निकलकर फिर जापान, चीन, कोरिया, फिलिपाइन, फार ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन मुल्कों में जाते हैं। तो वहाँ अगर इनकी जहाँ बंदरगाहों पर पाबंदी लगा दी है मलेशिया ने, तो इसका मतलब ये है कि इनका वहाँ से जाना आसान नहीं रहेगा। वो बंदरगाह, वो आबनाए मलाक्का से गुजरने वाले जहाज़ों को तो मलेशिया नहीं रोक सकता, इसलिए कि उसके एक तरफ मलेशिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा है। लेकिन मुतासर ये ट्रैफिक इसलिए मुतासर होगी कि इतना लंबा सफ़र होता है, तो बहरी जहाज़ों को जिन्होंने फार ईस्ट, जापान, कोरिया तक, फिलिपाइन तक जाना है, उनको मलेशिया की बंदरगाहों पर स्टे करना पड़ता है। तो वो स्टे अब नहीं हो सकेगा। चुनांचे इसराइल के लिए ये एक और परेशानी और तकलीफ़ वाली ख़बर है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।